नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले भारत के दक्षिण के उड़ीसा राज्य में एक रेल दुर्घटना हुआ है जो कि बहुत ही भयावह और दुखद था। जिस रेल दुर्घटना में हमारे देश के 288 निर्दोष व्यक्तियों की मौत हो गई है और लगभग 700 लोग घायल हुए हैं। मैं जिन लोगों की इस रेल दुर्घटना में मौत हो गई है उन सभी को अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में जगह दे। और जो भी लोग इस दुर्घटना में घायल है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी को जल्द से जल्द स्वस्थ करे और ये सब अच्छे हों। इस रेल घटना के बाद जिस तरह का एक गंदी राजनीति देश में छिरा हुआ है, जो राजनीतिक बहस छिरा हुआ है, उसको अब देखकर स्पष्ट हो रहा है। उस सब ये जो रेल दुर्घटना हुई है इसमें बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से पूरी रेल घटना हुई, रेल का जो ये एक्सीडेंट हुआ है, रेल दुर्घटना हुई है, कैसे किसी रेलवे स्टेशन के पास में इतना बड़ा घटना घट गया और घटना घटने से पहले किसी भी रेलवे कर्मचारी को पता नहीं हुआ, किसी को यह पता नहीं चला कि जिस लाइन पे एक पहले से ही मालगाड़ी खड़ी है उस लूप लाइन पे एक एक्सप्रेस को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर भी ये घटना घटी, पर ये घटना जो जैसे भी घटी, इसका जो भी दोषी होगा उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से पूरे घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी एक्टिव हैं, जिस तरह से वह इस पूरे घटना को खुद अपने से मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस घटना का जो भी दोषी होगा, जो भी इसके पीछे का मास्टरमाइंड होगा, जिसने भी इतना बड़ा षड्यंत्र रचा या रचवाया देश के सरकार और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, वो भी ऐसे समय पे जिस समय में अभी 30 मई को नरेंद्र मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और उस 9 साल के कार्यकाल की अपनी उपलब्धि को देश के हर एक क्षेत्र के लोगों को बता रहे थे। और शायद यही बात मोदी विरोधी नेताओं को और राजनीतिक दलों को और मोदी विरोधी एक जिहादी तत्व जो इस देश में उनको हजम नहीं हुआ, और इसलिए नरेंद्र मोदी के इस 9 साल के उपलब्धि को नरेंद्र मोदी लोगों तक ना पहुंचा पाए, उससे कैसे ध्यान भटका सके, इसके लिए हो सकता है कि इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इसी तरह का एक घटना 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी घटा था और वो भी रेलवे का ही घटना था। याद कीजिए, जब 2018 के अक्टूबर-नवंबर के महीने में पंजाब के अमृतसर में रावण दहन के दिन इसी तरह से बहुत से लोग रेलवे के लाइन पे खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे, जहां पे हजारों लोग खड़े थे, हजारों लोगों का प्रोग्राम हो रहा था, कम से कम सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात थे। उस जगह पे भी इसी तरह का एक रेल दुर्घटना हुआ था और उस कम से कम 65 से 70 लोगों के ऊपर से रेल उनको कुचलते हुए निकल गई थी और किसी को पता नहीं लगा था। वो रेल हादसा टाला जा सकता था, लेकिन उसको टाला नहीं गया, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार और उनके छवि को खराब करने का कोशिश था। और उसी तरह का कोशिश फिर से इस रेल हादसे के द्वारा, क्योंकि ये भी रेल हादसा उसी तरीके से है। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना और चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह का हादसा से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन हादसों के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक या षड्यंत्रकारी ताकत है इसके पीछे, जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिलवाता है, जिससे कि नरेंद्र मोदी के छवि को बदनाम किया जाए, उनके उपलब्धि को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाए। क्योंकि रेलवे एक ऐसा यात्री का साधन है जिसमें गरीब से लेकर अमीर लोग तक यात्रा करते हैं, सभी को रेलवे में एक छोटा सा बदलाव भी दिखता है। और जिस तरह का बदलाव 2014 के बाद भारतीय रेलवे में हुआ है वो तो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। क्योंकि 2014 से पहले जिसने भी रेलवे का यात्रा किया हो या रेलवे को नजदीक से देखा हो और अब वह व्यक्ति उसी रेलवे का यात्रा करता हो और रेलवे को नजदीक से देखता हो, तो उनको फर्क स्पष्ट दिखता है। और शायद इसी बात को इस देश का विपक्षी और मोदी विरोधी तत्व पचा नहीं पा रहे, जिसके लिए
इस तरह का षड्यंत्र और साजिश करके सरकार को बदनाम करने की, सरकार के उपलब्धि को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। रेलवे एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर अगर आप चर्चा कीजिएगा तो इतना लंबा चर्चा हो सकता है जो कि कई एक दिनों में भी आप नहीं निपटा पाइएगा। लेकिन इस पूरे घटना के बाद मैं 3 नेताओं के और 3 राजनीतिक दलों के ऊपर विशेष रूप से आज चर्चा करूंगा, क्योंकि कितने बेशर्म लोग हैं ये कि इन बेशर्मी को देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये सब ऐसे बेशर्म लोग हैं जो पूर्व की सरकारों में खुद रेल मंत्री रहे और अपने शासन काल में क्या क्या गुल खिलाए रेल में, और आज ये लोग जब सवाल करते हैं तो समझ में आता है कि ये कितने बेशर्म और षड्यंत्रकारी लोग हैं। तो हम पहले शुरुआत करते हैं देश के तथाकथित सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि आजकल उनके जो नए नए चमचे चाटुकार और खैलियर खैराती है उनको नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किया गया कोई काम दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो सब के आंखों में नरेंद्र मोदी फोबिया हो चुका है। नरेंद्र मोदी नामक मोतिया बिंद हो गया है, जिससे उसको मोदी के किया हुआ कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं। और नेता तो हुए हैं, साथ में उनके चमचे चाटुकार, उनके पालतू जो पत्तलकार हुआ करता था वो भी इसी तरह से अंधे हो गए हैं। वो भी अपने चैनलों पे कह रहे हैं कि मोदी सरकार के पास वंदे भारत ट्रेन के अलावा और कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए रेलवे में। कितने बेशर्म लोग हैं इस टाइप के लोग, कैसे इतना बड़ा झूठ बोल लेते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ घटनाओं पे, सिर्फ 3 घटना, 3 नेताओं के, 3 पार्टियों के शासनकाल के दौरान के 3 घटना को लेंगे। उससे आप समझ जाइएगा कि कितने बेशर्म लोग हैं और जिस तरह से ये आज इस्तीफा चिल्ला रहे हैं, यह राजनीति में कितना बड़ा नैतिकता का बांध तैयार किया है। जब इनकी बारी थी तो ये नैतिकता को पता नहीं कौन से समुद्र में या पाताल लोक में धंसा दिए थे और कितने बेशर्मी के साथ अपने अपने कुर्सी पे बैठे हुए थे, क्योंकि रेलवे को इस देश के 2014 से पहले जितने भी रेल मंत्री हुआ है सबके सबने लूटा है। सब रेलवे को लूट के अपने आप को अकूत संपत्ति वाला बनाया है, जिसके लिए एक रेल मंत्री तो ऐसा है जिसके ऊपर अभी भी उनके पुराने पापों के, उनके द्वारा किए गए अपने शासन काल के पापों को, रेलवे को किस तरह से उसने लूटा, उसका केस अभी भी चल रहा है। उस केस में अभी भी वो एक पैर कब्र में है, फिर भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, और खुद नहीं पूरे परिवारों से भी लगवा रहे हैं। और ये सब बेशर्म लोग जब इस घटना के ऊपर वर्तमान के सरकार पे आवाज उठाता है तो समझ में आता है कि ये सब के सब कितने दोगले किस्म के लोग हैं। पहला घटना जिक्र करते हैं 6 जून 1981। 6 जून 1981 को इस देश में इतना बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसके लिए कहा जाता है कि दुनिया का दूसरा ये रेल हादसा, पूरे धरती पे दूसरा ये सबसे बड़ा रेल हादसा था। इसके बाद इतना बड़ा कोई तीसरा रेल हादसा अभी तक नहीं हुआ। कौन सा रेल हादसा था? दरअसल 1981 6 जून 1981 को बिहार में मानसी से सहरसा जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी पे पटरी से फिसलकर, और पूरा ट्रेन 9 बोगियों का ट्रेन था, जिसका पूरा 7 बोगी बागमती नदी में समा गया, और जिस दुर्घटना में 800 लोगों की मौत हो गई। और उस मौत के समय जो इस देश का रेल मंत्री था वह रेल मंत्री था केदार पांडे। दरअसल कांग्रेस पार्टी का सरकार था उस समय, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और रेल मंत्री था केदार पांडे। इतना बड़ा रेल हादसा होने के बाद भी ये कितने बेशर्म नेता थे और मंत्री थे जो इन्होंने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा नहीं दिया। जी हाँ, क्योंकि केदार पांडे 12 नवंबर 1980 को रेल मंत्री बना था और वह 14 जनवरी 1982 तक इस पद पे रहा, जबकि यह घटना घटी थी 6 जून 1981 को। यानी कि घटना घटने के 7-8 महीने बाद तक भी यह व्यक्ति अपने पद पे बना रहा, और इनके चमचे चाटुकार आज नैतिकता का गीत गा रहे हैं इस देश में। उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय एक और रेल घटना हुई थी। वह घटना था 20 अगस्त 1995 उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप फिरोजाबाद में 2 ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर हो गई थी। उस ट्रेन दुर्घटना में लगभग 300 लोग मरे थे, 300 लोगों की मौत हुई थी और 344 लोग घायल हुए थे।
उस समय भी देश में कांग्रेस पार्टी का सरकार था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ थे। यह रेल मंत्री भी इसी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि ये सीके जाफर शरीफ 21 जून 1991 को, जो 1991 का लोकसभा चुनाव था, उस दौरान जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय यह रेल मंत्री का पद संभाले थे और 16 अक्टूबर 1995 को इन्होंने रेल मंत्री यानी कि इनका ये रेल मंत्री पद से हटे, क्योंकि 1995 लगभग उस समय तक चुनाव का समय आ चुका था। तो ये व्यक्ति भी, घटना घटी थी 20 अगस्त 1995 को और यह इनका कार्यकाल खत्म होता है 16 अक्टूबर 1995 को, यानी कि घटना के 3-4 महीने बाद तक यह व्यक्ति भी अपने पद पे बना रहता है और कोई कांग्रेसी दलाल या चमचे चाटुकार नहीं कहते हैं कि इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और आज सबके सब नैतिकता का गाना गा रहे हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति जो इस समय विपक्षी दलों का पोस्टर बॉय बना हुआ है, विपक्षी एकता का पोस्टर बॉय बना हुआ है, वह व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो कि 19 मार्च 1998 को एनडीए की सरकार में रेल मंत्री बने थे और 5 अगस्त 1999 तक रेल मंत्री के पद पे रहे। और उस दौरान इनके शासनकाल में इस देश में 2 बड़े रेल हादसा हुए। एक हुआ था सियालदह एक्सप्रेस रेल हादसा, जिसमें 210 लोगों की मौत हुई थी 1998 में। 26 नवंबर 1998 को यह घटना घटी थी पंजाब में। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और रेल मंत्री नीतीश कुमार थे। इन्होंने भी अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था। उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में फिर से एक और रेल हादसा होता है। वो होता है 2 अगस्त 1999 को पश्चिम बंगाल के गैसल में 2 ट्रेनों का सीधा टक्कर होता है, जिसमें 285 लोग मारे जाते हैं और 312 लोग घायल होते हैं। उस घटना के बाद ये शायद नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं दिए थे और ये सबके सब आज अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग रहे हैं। समझिए सब कितने षड्यंत्रकारी, चतुर और चालाक नेता। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात कही है, तो 2 नेता कहा है बहुत ही बेशर्मी के साथ। एक लालू प्रसाद यादव, जो 2004 से 2009 तक जब यूपीए 1 का सरकार था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय यह रेल मंत्री था। अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में इन्होंने रेल को किस तरह से लूटा, जिसके केस में आज भी ये पूरा परिवार के साथ कोर्टों का चक्कर लगा रहा है, जमानत पे घूम रहा है। किस तरह से इन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बजाय जमीनों को लिखवाया अपने बच्चों के नाम पे। किस तरह से इन्होंने रेलवे के संपत्ति को, एक तरह से रेलवे की नौकरी को बेचकर ये संपत्ति इकट्ठा किया। तो लालू प्रसाद यादव भी आज इस रेल हादसे के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे शासन टाइम में बहुत अच्छा रेलवे की स्थिति थी। ये बेशर्म लोग हैं। दरअसल इसके शासन टाइम में जितने भी लोग भारतीय रेलवे का दुर्दशा देखा होगा, उनको पता होगा कि जब ये रेल मंत्री थे, उस समय किसी व्यक्ति का हिम्मत नहीं था कि वो भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाकर और प्लेटफॉर्म के बगल में खड़े होकर कुछ खा ले या प्लेटफॉर्म पे 2 मिनट तक झांक के देख ले। ऐसी स्थिति ये लोगों ने रेलवे और रेलवे स्टेशनों की बना रखा था। वह व्यक्ति कह रहा है कि हमारे टाइम में रेलवे बहुत अच्छा था, हमने रेलवे को बहुत अच्छी स्थिति में ला दिया था। जो रेलवे को लूट लिया वो आज कह रहे हैं कि रेलवे को हम बहुत अच्छी स्थिति में ला दिए। लालू प्रसाद यादव के समय में भी एक रेल हादसा हुआ था। वो रेल हादसा हुआ था 2006, 11 जुलाई 2006 को मुंबई के क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों पे कुछ इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने हमला किया था, जिस हमले में 186 लोग मारे गए थे। और उस समय रेल मंत्री कौन था? लालू प्रसाद यादव। इनको नैतिकता नहीं याद आई कि हमको 186 लोगों की मौत के जिम्मेदारी लेते हुए हमें इस्तीफा देना चाहिए। आज वह और उनके चमचे चाटुकार कह रहे हैं कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कितने बेशर्म लोग हैं। और भी इस समय बहुत सारी और भी घटनाएं हुई है। अगर आप विस्तार से इन गूगल पे सर्च कीजिए तो आप देख सकते हैं कि इन 2004 से 2009 के दौरान जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उस समय बहुत सी और भी घटनाएं हुई, लेकिन ये सब इतने बेशर्म नेता थे कि इनको उस समय कोई नैतिकता याद नहीं आई। उस समय इनको नैतिकता इसलिए नहीं याद आई क्योंकि रेलवे को लूट रहे थे। रेलवे को लूट कर अपने बच्चे बीबी को अरबपति और मालदार बना रहे थे।
और आज इनको नैतिकता याद आ रही है, जब इनको बेशर्म को शर्म नहीं आ रहा है कि ये जिस भी पद पे रहा उस पद पे सिर्फ और सिर्फ एक चोरी किया, चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। पूरे बिहार को, मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे बिहार के लोगों को मजदूर बनने पे मजबूर कर दिया। रेल मंत्री रहते हुए पूरे रेलवे को लूट लिया। मुख्यमंत्री रहते हुए पशु को चारा को खा गया। वह व्यक्ति आज नैतिकता का बात कर रहा है, वह व्यक्ति आज सवाल खड़े कर रहा है। तो समझना चाहिए कि इस रेल हादसे के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे ही व्यक्तियों का कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है। उसके बाद सबसे बड़ा बयान ममता बनर्जी दिया है और बहुत ही बेशर्मी के साथ दिया है। दरअसल ये वही ममता बनर्जी है जो 2009 से 26 मई 2009 से 19 मई 2011 तक खुद रेल मंत्री रही यूपीए 2 के शासनकाल में, और उस समय भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और 2011 के बाद 21 सितंबर 2012 तक इसी ममता बनर्जी के चमचे चाटुकार इन्हीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के हाथ में भारत का रेल मंत्रालय था। आज ममता बनर्जी उस घटना स्थल पे पहुंच के कह रही थी, टक्कर विरोधी अगर सिस्टम लगा होता तो आज यह दुर्घटना नहीं होता। इससे पूछे कि तुम जब रेल मंत्री थी तो तुम क्या कर रही थी? तुम अपने रेल मंत्रालय के समय में तुम इतने ही जानकार रेल मंत्री थी, इतना ही जागरूक थी, तो फिर जब तुम रेल मंत्री थी इस देश का 2 साल तक तुम रेल मंत्री रही हो और 4 साल तक तुम्हारे पार्टी के हाथ में रेल मंत्रालय रहा है, तब क्यों नहीं देश के हर एक ट्रेनों में इस तरह का सिस्टम लगवाया? क्या कारण था? क्या पैसे नहीं थे तुम्हारे पास? उस समय तो रेल का बजट भी तुम लोग अपने मन मर्जी के हिसाब से तैयार करवाते थे। रेल बजट के आड़ में किस तरह से इस देश के रेलवे को लूटा गया वो सभी जानते हैं। उस समय इन नेताओं के मन की मर्जी के हिसाब से रेल बजट तैयार होता था, चाहे और विकास काम हो या ना हो। ये लोग रेल बजट अपने मर्जी के हिसाब से बनवाते थे क्योंकि इन सबको रेलवे में लूटना था। इस बजट में इस सबको अपना हिस्सा दिखता था, इसलिए लोग रेल का बजट अपने हिसाब से तैयार करवाते थे। तो जब तुम अपने हिसाब से रेल बजट तैयार होता था, तुम रेल मंत्री थी, तो फिर इन देश के इन रेलों में, जिसके लिए तुम कह रही हो कि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ये जो रेल हादसा हुआ है, जिस रेल हादसे में जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके वजह से इतने लोग जान गई हैं, ये कह रहे हैं कि मैं इस रेल को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं क्योंकि मैं खुद रेल मंत्री रही हुई हूं। अगर इस रेल में एंटी कोलिशन डिवाइस लगा होता तो रेल हादसा नहीं होता। ये डिवाइस क्यों नहीं लगा? तो इस बात का जवाब तो खुद तुम्हें भी देना चाहिए ममता बनर्जी, क्योंकि जब तुम रेल मंत्री थी तो फिर तुमने इसमें क्यों नहीं लगवाई? क्या कारण था? क्या पैसे नहीं थे या पैसे थे? तुम लोगों की इच्छा शक्ति नहीं थी ऐसी काम करने का? यह सब के सब नेता जब किसी दुर्घटना पे इस तरह के सवाल उठाते हैं, जिस सवालों के आड़ में खुद ही नंगे हो जाते हैं, तो दरअसल समझ में आता है और समझना चाहिए कि इसके पीछे इन सब लोगों का कितना बड़ा षड्यंत्र है, किस तरह का ये लोग नाटक कर रहे हैं, घरियाली आंसू बहा रहा है। पर इन जैसे नेताओं का, इन जैसे दोहरे चरित्र वाले छद्म वेशधारी नेताओं को अब इस देश के जनता भी पहचानता है। जनता भी जानता है कि ये लोग किस तरह से, जब इनके पास मौका था तो इन लोगों ने इस देश के संसाधनों को लूटा, और जब अब इनको मौका नहीं मिल रहा है तो ये उसी मौका की तलाश में घरियाली आंसू बहा रही है। इनके घरियाली आंसू को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ये सब फिर से इस उम्मीद में जी रही हैं कि फिर से मुझे वही मौका मिले जो पहले मिलता था। जैसे मैं पहले लूटता था उसी तरीके से फिर मौका मिले और फिर से मैं इसे लूटूं। पर क्या ऐसा होने वाला? यह संभव है क्योंकि अब इस देश का नागरिक जागरूक है। उसे पता है कि कौन उसके हित में काम कर रहा है और कौन उसके खिलाफ काम कर रहा है, कौन सच में उनके साथ है और कौन सिर्फ घरियाली आंसू बहा रहा है। इन नेताओं को पहचानने की जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।